Hello, my dear students. Welcome to quick revision course of CA Intermediate Advanced Accounting. और आज के इस लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं फटाफट से AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट जो है AS12 के हिसाब से दो तरह की होती है, एक होती है नॉन मॉनेटरी ग्रांट और एक होती है मॉनेटरी ग्रांट। नॉन मॉनेटरी ग्रांट दो तरह की होती है, एक कंसेशनल रेट पे मिली हो, एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हो। तो अगर नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिली, से मशीनरी मिली 10 लाख की मशीनरी 3 लाख में मिली, तो ये है कंसेशनल रेट, और फ्री में मिल गई तो वो है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर कंसेशनल रेट पे मिली है नॉन मॉनेटरी ग्रांट, तो इसको एज पर AS12 हम कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जो अमाउंट हम पे करने वाले हैं उस पर। और जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ग्रांट मिली है तो वैसे तो 0 रुपीज की वैल्यू है, रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, पर एस के हिसाब से हम उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो एस पर AS12 नॉन मॉनेटरी ग्रांट फ्री ऑफ कॉस्ट है तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, और अगर कंसेशनल रेट पर है तो वो एट कॉस्ट रिकॉर्ड होगी। अब बारी आती है मॉनेटरी ग्रांट की। मॉनेटरी ग्रांट अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के नेचर में मिली है, मतलब गवर्नमेंट ही उस कंपनी की प्रमोटर है जिसको ग्रांट दी जा रही है, तो उस केस में वो वन टाइम नॉन रिकरिंग नेचर की है, तो कैपिटल नेचर की इनकम है, तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर रेवेन्यू नेचर की ग्रांट मिली है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए मिली है, तो या तो उसे इनकम मानकर एक ही साल में पीएनएल में ले जाएंगे, और यदि उसके लिए कोई रेशो दे रखा है या कोई एक्सपेंसेस 2-3 साल 5 साल के दे रखे हैं, तो जितने साल एक्सपेंसेस हैं उतने सालों में उस ग्रांट को इनकम मानेंगे लेकिन डेफर्ड करेंगे। और मॉनेटरी ग्रांट आपको मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा डेप्रिसिएबल एसेट के लिए भी मिल सकती है, या आपको ग्रांट मॉनेटरी मिली है, पैसा मिला है, वो आपको लैंड जैसे नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के लिए भी मिल सकता है, तो वो कहलाती है मॉनेटरी ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। उसमें दो अप्रोच है, कैपिटल अप्रोच है और इनकम अप्रोच है। और अगर कैपिटल अप्रोच है तो उसमें ग्रांट को इनकम नहीं मानते हैं, उससे एसेट की कॉस्ट को कम कर देते हैं। और अगर इनकम अप्रोच है तो फिर ग्रांट को इनकम माना जाएगा, लेकिन इनकम में भी कौन सी इनकम माना जाएगा वो डिपेंड करता है कि डेप्रिसिएबल एसेट है या नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। तो अगर कैपिटल अप्रोच फॉलो करेंगे तो एसेट की कॉस्ट कम हो जाएगी। और इसमें यह बात ध्यान रखने वाली है कि अगर 10 लाख रुपए की ग्रांट और 10 लाख की मशीनरी और 10 लाख की ग्रांट मिल गई, मतलब ग्रांट का अमाउंट अगर इक्वल है एसेट के अमाउंट से, तो फिर आपको एसेट तो आपने 10 लाख पे रिकॉर्ड की, लेकिन जब आप कैपिटल 10 लाख की ग्रांट से जब आप एसेट की कॉस्ट कम करेंगे तो पूरे 10 लाख से नहीं करेंगे, कम वैल्यू से करेंगे। जो डिफरेंस होगा वो पीएनएल में चला जाएगा, लेकिन क्यों? क्योंकि वो नॉमिनल वैल्यू पे तो आपको एसेट को रखना ही पड़ेगा। और अगर इनकम अप्रोच है तो डेप्रिसिएबल एसेट के केस में ग्रांट आपको मिली है, आप उसे इनकम मानेंगे, पर डेफर्ड इनकम मानेंगे और डेप्रिसिएशन के रेशो में डेफर्ड की जाएगी। और अगर वो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन तो होगा ही नहीं, तो फिर उस ग्रांट को आपको इनकम अप्रोच से इनकम मानना है तो कैपिटल नेचर की इनकम मानेंगे, तो वो कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी। तो अल्टीमेटली और कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो फिर ग्रांट रिफंड होगी। तो रिफंड की अकाउंटिंग कैसे होती है भाई? तो रिफंड की अकाउंटिंग तो जो अकाउंटिंग आपने ग्रांट को मिलते वक्त की थी उसकी जस्ट अपोजिट अकाउंटिंग होगी। पहले कैपिटल रिजर्व में देता है, ग्रांट जब मिली थी मॉनेटरी तो बैंक डेबिट हुआ था, तो ग्रांट रिफंड होगी जितनी भी पार्ट और फुल, तो वो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और डेबिट क्या होगा तो डिपेंड करेगा आपने उसे पहले क्या माना था। पहले कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया था तो आज कैपिटल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। पहले एसेट की कॉस्ट कम की थी तो अब एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहले अगर उसे पीएनएल में भेजा था तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा। और पहले अगर आपने उसे डेफर्ड माना था तो जितना अमाउंट अभी भी डेफर्ड अकाउंट में है पहले तो वही यूज होगा और बचा हुआ पीएनएल में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ग्रांट दो तरह की थी, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में 4 हो गई, रेवेन्यू, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएबल एसेट से रिलेटेड और नॉन डेप्रिसिएबल एसेट से रिलेटेड। और नॉन मॉनेटरी में 2 हो गई, फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल रेट। और कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिली, 10 लाख का माल आपने गवर्नमेंट कंपनी से खरीदा 8 लाख में, पर वो नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन है, वो सभी को डिस्काउंट देते हैं, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो भी मदद है पर डिस्काउंट रिसीव्ड है, ऑर्डनरी ट्रांजेक्शन है, तो उसको डिस्काउंट रिसीव इनकम पीएनएल में जाएगी, उस पर AS12 नहीं लगेगा। तो ऐसी कोई भी मदद जो ऑर्डिनरी ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन है वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। और ऐसी कोई भी मदद जो कि सरकार ने की है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने की है, लेकिन उसका मेजरमेंट ही नहीं हो सकता, जैसे कि टैक्स हॉलिडे, गवर्नमेंट ने आपको बोला कि भाई 15 यहां काम करो, इस इंडस्ट्री लगाइए, हम 15 साल तक इनकम टैक्स नहीं लेंगे, तो अगले 15 साल कितनी इनकम होगी, उस पर कितना टैक्स होगा जो सरकार ने माफ कर दिया, वो आज मेजर नहीं हो सकता। तो वो तो पे ही नहीं करना है, तो अल्टीमेटली वो रिकॉर्ड नहीं होगा। और AS12 बताएगा आपको फाइनली कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट का डिस्क्लोजर कैसे करना है। इनकम होगी तो पीएनएल में आएगी, डेफर्ड इनकम होगी तो पीएनएल में आएगी। डेफर्ड इनकम का कुछ पार्ट बैलेंस शीट में आएगा, असेट है नॉन मॉनेटरी ग्रांट है तो वो असेट के रूप में बैलेंस शीट में आएगी, कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में आएगा। इस तरीके से डिस्क्लोजर करना है। नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड किए, कौन सी अप्रोच फॉलो की है, कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम अप्रोच, कैपिटल अप्रोच, तो वो सारी अकाउंटिंग पॉलिसी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी नोट्स टू अकाउंट्स में। तो दिस इज AS12, इसको ध्यान में रखिए और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।